बड़ी दिलचस्प खबरें आज कुछ आपसे शेयर करते हैं। एक तो बिलावल भुट्टो साहब जो चेयरपर्सन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा है कि धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नहीं है। ये पता नहीं उन्होंने शिकवा किया है या हकीकत बयान की है या शिकायत है। और इसके बाद JUI मौलाना फजल रहमान साहब ने पिछले हफ्ते कहा था कि नए इलेक्शंस चाहिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये कह दिया है कि उन्हें नए इलेक्शन चाहिए। हालांकि पिछले हफ्ते तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही थी कि उनकी जो सीटों पे जिन पे उनका इख्तलाफ है उन पे ट्राइब्यूनल बने और उनको वापस मिले। और इसके साथ एक और बड़ी मज़ेदार ख़बर ये है कि खान साहब ने जब अपने पार्टी के रहनुमाओं से आज मुलाकात की इख्तलाफात ख़त्म करने के हवाले से, तो बाहर निकल के जो उनके पार्टी रहनुमाओं ने बात की है उसमें खान साहब के साथ किए जाने वाले नारवा सलूक पर काफ़ी बात हुई है कि उनको वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं और वो हो सकता है भूख हड़ताल पे चले जाएं। उनमें से एक जो टिकर मैंने पढ़ा है ना, वो बड़ा मज़ेदार है। उसमें लिखा गया है कि चेयरमैन को सिर्फ PTV न्यूज़ दिखाया जा रहा है। तो ये अगर टॉर्चर है या नहीं है, इसका फ़ैसला तो खान साहब ही कर सकते हैं या वो जो PTV न्यूज़ बाकायदगी से देखते हैं। लेकिन हर हुकूमत को ये जब अपोजिशन में होती है उसे ये बताया जाता है कि PTV को जाके आपने आज़ाद करना है, लेकिन जब वो हुकूमत में चली जाती है अपोजिशन, वो PTV को पहले से भी ज़्यादा अपने अंगूठे के नीचे दबाती है। तो आज फिर शिकवा कैसा? लेकिन शिकवों की बात हो रही है तो एक शकील तनौली साहब हैं जो वालिद हैं रफ़ाकत तनौली के, जो कुछ 2 साल पहले एक हादसे में इस्लामाबाद में सड़क पर मारे गए थे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अपने बारे में पुलिस को गिरफ़्तार करने के बारे में बताया। ये वो इशू है जो हमने कुछ दिन पहले अपने प्रोग्राम में भी उठाया था कि शायद किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की फैमिली उसमें इन्वॉल्व है। तो आज मुझे ये एक बात आपसे शेयर करने का ये दिल कर रहा था कि आप देखिए 2 साल पहले ये वाक़या हुआ था, लेकिन 2 साल तक इसको दबाया जाता रहा, क्यों? और अब ये अचानक इसको इतना उछाला क्यों जा रहा है? ज़ाहिर है 2 बच्चे चले गए इस दुनिया से बेगुनाह, उनको इंसाफ, उनके ख़ानदान को इंसाफ तो मिलना चाहिए। लेकिन एक सबक भी इससे मिलता है कि अगर आप ताकतवरों के साथ मिल के गलत काम करेंगे तो जब करना बंद कर देंगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, MNA हैं, मुशीर हैं वजारत कानून और इंसाफ के, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI टेक्नोक्रेट सीट से KPK से, सेनेटर पलवशा खान रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अकील साहब आपसे बात का आगाज़ कर लें, क्योंकि जो कुछ चल रहा है, महंगाई है, बजट आपने पेश कर दिया है और उस पर जो भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। कैसे डिफेंड करें? आप समझते हैं कि अब आज इस वक्त जब आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, आप समझते हैं कि हुकूमत लेके आपने गलती की? अफसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जिन मुश्किल हालात में ये बजट पेश हमने किया है ये हम ही जानते हैं, और ये पाकिस्तानी अवाम दोस्त बजट तो मैं नहीं इसे कहूँगा, लेकिन एक रीज़नेबल बजट इसको ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह के हालात थे और जिस तरह के मुश्किल फ़ैसले हमने PDM के टाइम पे भी किए और अभी भी हमें करने पड़े, क्योंकि मुल्क की इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं है। किया तो मैं याद करवा दूं आपको, ये आपका तीसरा बजट है। PDM ने पहले 2 बजट पेश किया, अब ये तीसरा। फ़र्क क्या है? लोगों के ऊपर बोझ से बोझ आप डालते गए। या तो होता ना जी, पहला PDM का बजट आप मुल्क बचाने आए थे तो वो मुश्किल था, फिर दूसरा चलो मुश्किल हो गया, तीसरा यही आसान हो जाता। ये पहले से मुश्किल बजट आता जा रहा है। सर वो जो एक फेल्ड जो तजर्बा किया गया था, उस तजर्बे के ही ये खुमियाजा है जो आज पाकिस्तानी कितने साल भुगतेंगे? आप देखें 3.5% से 11% पे इन्फ्लेशन गई, अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ों में कमी हुई, 25 रुपये मई के महीने में पेट्रोल कम हुआ। अब ये तमाम तर वो इंडिकेटर्स हैं जो कि आज वज़ीर आला पंजाब ने भी 200 यूनिट का जो इस्तेमाल करेगा उसको फ्री सोलर पैनल्स भी देंगे। तो ये तमाम तर हम इक़दाम उठा रहे हैं। आप कहते हैं कि PDM के टाइम पे 2 दफ़ा हमने बजट पेश किया, बिल्कुल किया। इस दफ़ा हमने पेश किया बजट, बिल्कुल किया। लेकिन इशू ये है कि अगर उस टाइम इन्होंने डिले ना किया होता IMF में जाने का, और उसका फिर खुमियाजा पाकिस्तानी कौम ने भुगता, और उसके साथ आप देखें कि जो इन्होंने IMF के एग्रीमेंट की वायलेशन की
कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं इंस्टिल हो रहा था IMF के उसमें कि ये 3.5 साल निकाल दिया ना, नो कॉन्फिडेंस की आपने निकाल दिया। हमने निकालते जाते जाते इन्होंने क्या किया, तो 10 रुपए कीमत IMF की वायलेशन नहीं की, फंसा के गए ना। फंसा के कहा था बिल्कुल कि हम लैंड माइन बिछा के जा रहे हैं। बिल्कुल शेख रशीद साहब आपने उन पे पांव क्यों रखा लैंड माइन से? अब नए इंतखाबात करवाते हम अगर ना किसका लालच था? देखिए हमें लालच नहीं करवाया, ना इक्तदार का लालच है। अभी भी हमने पहली ऑफर इनको की, ये कहते थे कि हमारे पास मैंडेट ज्यादा है, सीटें ज्यादा हैं। पीपल्स पार्टी ने और वजीर आजम पाकिस्तान ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इनको कहा कि अगर आप ये क्लेम करते हैं आपके पास सीटें ज्यादा हैं तो जाएं हुकूमत बना लें। फिर उन्होंने हुकूमत ये क्लेम आप, ये बात आपकी दुरुस्त है। सेनेटर साहब हुमायूं मोहम्मद साहब बताइएगा, आपको ऑफर हुई हुकूमत बनाने की, अब आपने शोर मचाया हुआ है कि हमारी सीटें वापस हमें की जाएँ, तो हुकूमत बना के सीटें वापस ले लेते हैं। हुकूमत क्यों नहीं बनाई आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अब्सार साहब, इस तरह है कि अभी आपने कहा था कि पहले तो मैं कहता तो जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि 3.5 सालों में जो हुआ था, देखिए 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में क्या हुआ था। जब हम आए थे हमने अपनी पॉलिसी टोटल चेंज की थी, जो हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी चेंज की थी। जो बंदा भी बिजनेस थोड़ा सा भी करता है उसको पता है जब आप मेजर शिफ्ट करते हैं तो आपका बिजनेस थोड़ा सा नीचे जाता है। फिर कोविड आ गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ 2021 और 22 के उसमें इकोनॉमी को क्या हुआ था, दोनों 6, एक 5.84 के करीब थी और एक 6.2 के करीब थी। तो वो तो हम उधर ले गए थे जहां इन्होंने 5.94 पे छोड़ा था, हम 6.2 पे ले गए थे। तो शोर किस बात का है? अच्छा, फिर बहुत शोर मचाते कि जी 10 रुपए बढ़ा दिया था। अरे भाई आ गए थे तो 10 रुपए हटा देते, गवर्नमेंट थी ना, हटा देते। कौन से ऐसा हम लोगों ने कोई आईनी तरमीम कर लिया था कि आप वो 10 रुपए आप उसी वक्त जिस दिन आते उसी दिन आके चेंज कर लेते? IMF से मुआहदा तोड़ दिया ना आपने। ओ सर जी मेरी बात सुने, 10 रुपए कम किया था ना, आप 10 रुपए की बजाय 12 रुपए कर देते। नहीं, मुआहदा खत्म हो गया, उन्होंने कहा नए सिरे से हम नया कोई बात देखिए, बात मुआहदे की नहीं होती है सर जी, बात मुआहदे की नहीं होती। मैं आपको 1-2 चीजें बता देता हूँ। IMF आपको एक बात कहता है, उस मुआहदे का एक है कि आपके जो अखराजात हैं वो आपके इनकम से कम होने चाहिए। ठीक है। अगर आपने एक टारगेट रखा हुआ है, लेट्स से 10 करोड़ का रखा हुआ है कि मैं 1 साल में कमाऊंगा, वो 10 करोड़ आप 10 महीनों में कमा लेते हैं या 9 महीनों में कमा लेते हैं। अब आपके बच्चे भूखे हैं, अब आपके बच्चे जो हैं उनको बात चीज़ें चाहिए, उनके पास नहीं है। आप मुझे बात बताएं, जो बाकी के आप 30-40 लाख रुपए 1 करोड़ कमाएंगे वो क्या करेंगे? आप कहेंगे चलो यार मैं इनके लिए ये चीज़ें कर ले, तो मैंने अपना टारगेट तो अचीव कर लिया है। सो उससे ज़्यादा देखिए, उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमने जो जून तक हमारा टारगेट था वो कर लिया। अब फिर जो लालच थी सर, इनको लालच नहीं थी, इनको डर था। अगर इनको डर मैं बता दूं किस वजह से था, नैब में चेंजेस लेकर आए हैं। किस चीज का डर था? नैब के एक कानून जिसमें इन्होंने चेंजेस लेकर आए, उसमें क्या किया? किसी को जो फ्रंटमैन है उसको बीच में से हटा दिया, जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको बीच में से हटा दिया, जहां पे 100 बंदों से नीचे वाले बंदे को हटा दिया कि यार पब्लिक एट लार्ज के साथ आप बेईमानी नहीं कर सकते हो या उनको फ्रॉड नहीं कर सकते हो। अपने हर एक जगह पे तो इन लोगों ने वो चीजें कर ली है। जब तक पैसा आपके अकाउंट में आता है, कहते हैं जब तक वो पैसा चेंज नहीं हो जाता इन एसेट में, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हो। पलविशा साहब, आपने सुनी सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब की बातें। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को नैब से ख़तरात थे, आपको और मुस्लिम लीग नून को, इसीलिए आप लोगों ने अदम एतमाद के बाद वो काम नहीं कर सके जो करना चाहिए था। तो अभी जो मौजूदा बजट आया है, इस पर आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी तबसरा किया है कि हमसे मशवरा नहीं किया गया, लेकिन आपने वोट भी दिया। फिर उन्होंने कहा है कि धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नहीं है और हम नए इंतखाबात की तरफ नए इंतखाबात होते हैं तो हो जाएँ। तो आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है? आप समझती हैं कि धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नहीं है? आप भी मुत्तफिक हैं इससे? देखिए, जाहिर है अगर धांधली हुई है और जहाँ जहाँ जाहिर है ये एक ऐसी शिकायत है जो इस इलेक्शन में तकरीबन हर जमात को रही है, और पीपल्स पार्टी की जो इसमें पिटिशंस हैं, इलेक्शन पिटिशंस हैं, वो तकरीबन 4 सूबों में हमारे उम्मीदवारों ने जो है वो दाखिल की हुई हैं। ज़ाहिर है बेनिफिशरी तो हम नहीं हैं। और जहाँ तक नए इलेक्शंस की बात है, अगर आप सियासी तौर पर पूछें तो कोई जमात भी, सियासी जमात जो है वो हर वक्त उसे इलेक्शंस के लिए तैयार रहना चाहिए, ख़ास तौर पर हमारे जैसी इन्वायरमेंट में, जैसे हमारे मुल्क में सियासी इन्वायरमेंट है। अब ये हम नहीं कह सकते कि अगर इलेक्शंस आ गए तो हम नहीं कंटेस्ट करेंगे। जाहिर है
इलेक्शन तो हर सूरत जो है वो कंटेस्ट करने पड़ते हैं। ये एक अलग बात है कि अब इलेक्शंस हों कि शक्ल में हों या ना हो, ये बात आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि हम तो बेनिफिशरी नहीं है। देखिए, सदर आपका, सेनेट चेयरमैन आपका, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली आपका, 2 गवर्नर्स आपके और बहुत सारी कमेटीज़ के चेयरमैन आपकी हुकूमत के, फिर भी आप कह रही हैं बेनिफिशरी। सूबे में सिंध में आपकी हुकूमत, बलूचिस्तान में आपका चीफ मिनिस्टर, फिर भी आप समझ रही हैं कि बेनिफिशरी नहीं है। देखिए, हमने सिंध में आप सिर्फ ये देख लीजिए कि कितनी पटिशन्स हैं मुखालिफिन की हमारे ख़िलाफ़, कितने जो हैं उम्मीदवार किसी ने भी वहाँ जो हैं उनको जो है टिकट्स दी हैं, कितनी दफ़ा दीगर जमातें जो हैं उनके कायदीन ने सिंध का रुख किया है। ये बातें तो तब चैलेंज हो सकती हैं जब वहाँ एक तमाम जमातों की दिलचस्पी रही हो, लोग जाते रहे हों, लोगों ने वहाँ फील्ड कम से कम 50% भी अगर कैंडिडेट्स फील्ड की। जी मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि सारे ओहदे आपके पास हैं, सिंध और बलूचिस्तान का 2 सूबों में घूमते हैं। कहा बात यह है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे जो हैं वो लिए हैं। हम ना काबीना का हिस्सा हैं और ना काबीना में जो बजट बना है या जो कानून साजी काबीना में होती है उसका हम हिस्सा हैं। कल जो 5 रुपये 75 पैसे के 73 पैसे जो कल बिजली बढ़ी है और आज भी 3 रुपये जो कल तो सर्कुलेशन के ज़रिए काबीना से बढ़ी है, और वो आज भी मैं अभी देख रही थी नेपरा ने फिर रेट्स बढ़ाए हैं। हम इस पूरी एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है और इस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि ये सलीब जो है तक आवाम को पास करना चाहिए। ठीक है, ये बताइएगा कि जो आपने अभी कहा धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी तो नहीं है, तो छोटे बेनिफिशरी हैं धांधली के आप? नहीं, देखिए, ये जो है उनकी एक स्टेटमेंट को आप लेकर शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करें। हम धांधली के बेनिफिशरी अगर होते तो फिर हम कहीं और होते। हम पिछले कई अगर धांधली कराने का वो जो है हमारे हाथ में गुर होता या इतनी ताकत होती तो फिर हम चारों सूबों में जो है वो जिस तरीके से पहले होता रहा इस मुल्क में सिस्टम्स बैठते रहे हैं कई अरबों के बावजूद, तो वो सारे काम हमने तो कभी नहीं किए और ना हमारे हक में हुए हैं। अलबत्ता जहां हमें मैंडेट मिला है, अगर वहां किसी को कोई शिकायत है तो आप सिर्फ ये उठा के देख लीजिए कितने % वहां उम्मीदवार दूसरी पार्टियों ने फील्ड किए और कितने लोगों ने उधर इलेक्शन लड़ा उन सिंबल्स पर और कितने लोगों ने जाके इलेक्शन पिटिशंस फाइल की। उससे आपको एक बिल्कुल जो है बिल्कुल तकाबली जायज़ा मिल जाएगा। जब कोई जाके घोड़ा मैदान में दौड़ा ही नहीं तो फिर उसको क्या कहा जा सकता है कि वो घोड़ा किस बात की शिकायत करते हैं। ठीक है अकील साहब, आपने सुन ली अपने इत्तेहादियों की बात। बिलावल भुट्टो साहब का भी कह दिया है, वो कह रहे हैं हम तो आपके साथ इसमें शामिल नहीं। अभी जो बिजली की कीमतें में तो मुस्लिम लीग नून के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि इनको अब कोई वोट नहीं देगा अगले इंतखाबात में, जिस तरह का आपने हुकूमत हम लोगों को तजर्बा करवाया है। तो आपकी सियासत है क्या? नवाज शरीफ सारे मामले में खामोश हैं, क्यों खामोश हैं? नहीं, नवाज शरीफ साहब खामोश नहीं है, वो खामोश बज़ाहिर जो है अगर सदर बनने के बाद हमने नहीं कोई कर रहे उनकी इंटरेक्शन नहीं देखा। नहीं, वो बिल्कुल इंटरेक्शन आप देख रहे हैं उनकी वज़ीर आला साहिबा के साथ। वो उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी गाइडेंस है, उनको ये तो आप उस्मान बुज़दार वाली बात नहीं कर रहे हैं। देखें, उनकी वो अपनी सियासत के जब उन्होंने आगाज़ किया तो उसमें अब बहुत ही शुरू में वो इस पोजीशन पे रह चुके हैं, वो वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। ट्रेनिंग ऑब्वियसली एक थोड़ा सा पाथ दिखाना होता है, एक हैंड होल्डिंग होती है। वो वज़ीर आला साहब कौमी लीडर हैं पंजाब के, नहीं सिर्फ नहीं, वो कौमी लीडर हैं, लेकिन उस कौमी लीडर के वो आए तो एज CM पंजाब और उधर से ही आगे हमारे वज़ीर आज़म साहब भी ऑब्वियसली एक मनसब पे रहे, तो एक फिर जो ट्रैजेक्ट्री है वो इसी तरह ही आगे चलती है ना। तो जहाँ पे उन्होंने वज़ीर आला साहिबा के जो 100 दिन के इक़दामात हैं, ये विज़न जो है ये नवाज शरीफ का विज़न है। ये इसके पीछे जो है नवाज शरीफ की वो गाइडेंस है, नवाज शरीफ की वो सपोर्ट है, जिस पे वज़ीर आला साहिबा अमल पैरा हो के तो ये जो रिलीफ फराहम करने के ये बिजली पेट्रोल गैस की जो कीमतें ऊपर गई हैं, जो टैक्स इतने सारे लगाए गए हैं, क्या ये भी नवाज शरीफ साहब का विजन है? देखिए, मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ। अब सार साहब, जब आप सारा मामला उधार पे चला रहे हों और आपने किसी से उधार लेना हो
तो कुछ बातें आप उनकी मानते हैं और कुछ अपनी मनवाते हैं। ठीक है। हमने इस बजट में कुछ बातें अपनी भी मनवाई हैं। मसलन MNS के लिए सीटों, जो उनका एयर टिकट में इजाफा, उनकी तनख्वाह में इजाफा, पार्लियामेंटेरियंस के लिए उनके लिए फंड्स एलोकेट कर दिए, ये बातें उनसे मनवाई IMF। फंड्स नहीं, फंड्स जो एलोकेशन थी वो इससे कई ज़्यादा थी। अभी तो IMF के अब कम की हैं। कितनी थी पहले, अब कितनी की है? पहले थी 100 करोड़ के करीब और अभी उससे खासा कम हुआ है। एग्जैक्ट फिगर तो अभी मुझे लेकिन नहीं पता उनकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में इजाफा किया, जैसे एयर टिकट्स में इजाफा कर दिया आपने, उनके सैलरीज में इजाफा कर दिया, तो ये इसकी जरूरत थी। इसकी भी मैं बताता हूँ, इसकी भी मैं आपसे अगर गुजारिश करूँ कि उस दिन हमारी कुछ ख़वातीन मेंबर्स जो हैं जो रिजर्व सीट्स में थे, वो कह रही थी कि हर कोई उस सोशल क्लास से नहीं आया होता जिस तरह बाकी MNAs आए हैं। शायद कुछ MNAs जो हैं वो वेल टू डू हों, फाइनेंशियली वो बेहतर हों, लेकिन कुछ ऐसे भी MNAs हैं, कुछ ऐसे भी सेनेटर्स हैं जो कि फाइनेंशियली उतने उस तरह नहीं हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने अपने घर के किचन और खर्च चलाना होता है। मुझे शायद बजाते एज मेंबर नेशनल असम्बली इस तनख्वाह की ज़रूरत ना हो, लेकिन मेरे अलावा मैं देख रहा हूँ कि कई ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी ये ज़रूरत है और उस तनख्वाह पे ही गुजारा होता है। इस वक्त जब आप तनख्वाहदार तबके को कहते हैं मजीद टैक्स दो, नॉन फाइलर्स पे आपने मजीद टैक्स लगा दिए, आम आदमी पे मजीद टैक्स लगा दिए, बिजली की कीमत और पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ा दी, इस वक्त एक जेस्चर अच्छा ना होता कि अभी ना बढ़ाते, अगले साल बढ़ा लेते? देखें, ये हम जो 1% पर ईयर GDP वो उसकी ग्रोथ के हवाले से बात करते हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि ये फिल वक्त राइट नाउ ये एक कड़वा घूंट है जो हमें पीना पड़ेगा। इसके बाद इस मुश्किल के बाद नहीं, इस मुश्किल के बाद टैक्सेस की मद में इस मुश्किल के बाद आसानी जरूर आएगी। इवन के बिजली की जो कीमतें बढ़ी हैं, वो वजीर साहब ने भी आपको बताया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट में, उन्होंने कल जो ये बात की, उन्होंने कहा कि बाय दिसंबर जनवरी जो है इसमें बेहतरी आ सकती है और कीमत भी इसकी कम हो जाएगी। अब ये तो नहीं है, अब हमने 200 जो यूनिट इस्तेमाल करता है उसको पंजाब हुकूमत दे रही है, फ्री सोलर के वो पैनल्स देंगे, और ये कहीं ना कहीं तो असिस्टेंस हो रही है ना, कहीं ना कहीं तो हम उनको एक सहूलत फराहम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर वो बर्डन जो है उसको हम शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ आप बहुत तनकीद करते हैं वफाकी हुकूमत पर, जायज़ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी अपनी हुकूमत KP में 11वां साल शुरू हो गया है। क्या फ़र्क है आपकी सूबे में, पंजाब में, इस्लामाबाद में या सिंध में? बताएं। देखिए, जो मुझे दो तीन फ़र्क बता दें कि ये बेहतर है जी। मुझे जो सबसे बड़ा फ़र्क जो मुझे महसूस होता है ना, वो ये है कि KP में जो ज़्यादातर जो चीज़ें जिस चीज़ में की गई हैं वो ह्यूमन इंडेक्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल हेल्थ के ऊपर बहुत किया है। यहाँ लाइनें लगी हुई इस्लामाबाद में, KP के हॉस्पिटल, KP से मरीज आ रहे हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में आए, आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल लाइनें लगी हुई हैं, बिल्कुल आते। तो फिर उसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ पे हेल्थ सेक्टर ख़राब है, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे आप ये याद रखें इन सारी चीज़ों के ऊपर जो बर्डन है, और ये पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे हर जगह से होते हैं। यहाँ पे आपको जेलम से भी लोग इस्लामाबाद आए होते हैं, यहाँ से गुजरात से ऊपर सारे इस तरफ आए होते हैं, लाहौर से आए होते हैं, कराची से आए होते हैं, क्वेटा से आए होते हैं। वो एक अपना एक आइडियल है। आपने कहा आपने सबसे ज्यादा काम नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आइडियल है, मैंने कहा KP में हमने ह्यूमन इंडेक्स के ऊपर ज्यादा काम किया। एक तो हेल्थ हो गया, दूसरा ठीक है, दूसरा मेरे ख्याल में एजुकेशन है, ये याद रखें। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एजुकेशन। कौन सी खोली आपने KP में 11 साल में? देखिए, एक मिनट है। देखिए, इट इज नॉट नेसेसरली कि आपने यूनिवर्सिटीज कितनी खोली हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने जो लोअर जो वो है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है ना, स्कूल से बाहर, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ टीचर्स को सैलरी देने के पैसे नहीं यूनिवर्सिटीज के। देखिए, पैसे ना होना वो अलग बात है, उसकी एक वजह है ना, 15 अरब रुपए KP के फेडरल ने देने हैं। आपके देखे ना, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये आपने कहा बिल्कुल, और एजुकेशन में पैसे नहीं आपके पास तनख्वाह देने के लिए। पैसे सर पूरे उसमें ये जो जितने भी होते हैं ना, जितने भी वो है, हम लोगों ने वहां पे कोई बड़े बड़े PhD इस किस्म की चीजें नहीं की, वहां पे हमने इन चीजों के ऊपर ज्यादा किया। लेकिन 4 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए। हाँ, आप कोई मुझे 2-3 अच्छी चीजें बता दें जो 4 महीनों में अली अमीन गंडापुर साहब ने की हो KP में। देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास लिस्ट है, मुझे वो ढूंढनी पड़ेगी, मेरे पास है लिस्ट, ठीक है, मैं आपको टॉप ऑफ योर माइंड 2-3 अच्छी चीज। मेरे लिहाज से जो सबसे अच्छी चीज उन्होंने स्टार्ट की है ना, वो जो हेल्थ
इंश्योरेंस को या हेल्थ कवरेज को जो उन्होंने किया, एक बात याद रखें, पहले मैं एक मिनट नहीं, वो तकरीबन बंद हो गया था, फिर जो आई थी ना केयर टेकर गवर्नमेंट, उन्होंने बंद कर दिया था। एक बात याद रखें, जो फाइनेंशियल जो शॉक्स हैं, फाइनेंशियल शॉक्स, उसमें 50% शॉक जो है ना वो हेल्थ का है, जो कि पॉवर्टी लाइन से एक फैमिली को नीचे ले जाता है। उस चीज को उन्होंने रेस्टोर किया, तो आपके पास वो एक कवरेज दे दी गई। मैं कहता हूं अगर कुछ भी ना करें ना, सिर्फ ये एक चीज ऐसी है कि जिसके ऊपर, और इसका कोई बहुत बड़ा ढंडोरा नहीं है, ठीक है, लेकिन एक आखिरी चीज, जस्ट मिनट, देखिए हम दो चीजें हुई हैं, हम लोगों ने भी देखा है सारे, कि एक पार्टी कहती है कि ये अवाम दुश्मन पार्टी है, दूसरी पार्टी कहती है कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, और लेकिन दोनों के दोनों ये अवाम दुश्मन बजट पास कर लेते हैं। और जिनके आपने अभी बात की थी ये पावर के बढ़ा दिए, तो उन्होंने कहा है कि 2 से 9 रुपए बढ़ेंगे और 2 रुपए बाद में 6 महीने 8 महीने बाद कम हो जाएंगे। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले छोटी सी बात का जवाब दे दें, छोटा सा मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि ये जो केपी में हेल्थ सेक्टर की आपने बात की है, वहाँ पे क्या ये वाकई दुरुस्त है कि हेल्थ कार्ड का मिसयूज़ हुआ है और करप्शन के वहाँ पे काफ़ी स्टोरीज़ हैं, और केपी शायद दुनिया में वो वाहिद ख़ित्ता बन गया है जहाँ पे अपेंडिसाइटिस के सबसे ज़्यादा सर्जरीज़ हुई हैं पिछले कुछ सालों में? क्या ये दुरुस्त है? देखिए, मुझे इसका मालूम नहीं है कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, क्या उस जगह पे करप्शन हुई होगी, खामखा हुई होगी। अच्छा, करप्शन ये याद रखें, करप्शन करने वाले हम सब ही हैं, जाहिर है, वो ठीक है ना, हम सब ही हैं, वो हर जगह पे, वो हर जगह नहीं, खलाई मखलूक की बात नहीं है। पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हर एक आदमी नीचे से लेकर ऊपर तक। ब्रेक ले लेते, 11 साल बाद भी हम वहीं पे हैं करप्शन के मामले, जहाँ 11 साल पहले केपी में हुकूमत आई थी। एक ब्रेक के बाद इसी पर बात जारी रखें। सेनेटर पलवैशा, ये बताइएगा कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो कुछ कहा है, आपके ख्याल में JUI ने भी मुतालबा किया है कि नए इंतखाबात होना चाहिए, अब PTI अपनी जो नैरेटिव है या अपना मुतालबा है बदल रही है? पहले था कि वो जिन नशिस्तों पे उन्हें इतराज़ था वहाँ वो चाहते थे कि उनके हक़ में फ़ैसला है। अब वो भी ये आज खान साहब ने कहा है कि शंदाना गुलजार का एक छोटा सा क्लिप है, अगर हम आपको वो सुनवा दें, उसमें उन्होंने खान साहब से गुफ्तगू करने के बाद जेल से बाहर आके क्या कहा है, सुन लें ज़रा। अमेरिका के तमाम पार्लियामान ने, डेमोक्रेट्स ने, रिपब्लिकन्स ने, सब ने इकट्ठा कह दिया कि पाकिस्तान की इलेक्शन की धांधली हुई है और इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। आज भी खान साहब ने ये बात की कि अब हम फ्रेश इलेक्शंस मांगेंगे। पलवैशा, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में जो अमेरिका से करारदाद आई है और जिस तरह JUI ने और PTI ने फ्रेश इलेक्शंस का कहा है, और भी कुछ जमातें हैं, छोटी जमातें जो ये बात कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा इस पर? देखिए, सबसे पहले मुझे एक बात ज़ाती तौर पे समझ नहीं आती, ये इनका एक अजीब दोस्त है। जब ये हुकूमत में थे, इस दोस्त ने एक साजिश के ज़रिए इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया और उनको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ आज हैं, जिस तरह खान साहब भी जेल में हैं। और अब जबकि वो जेल में है तो करारदादें पास करते हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो मुझे सबसे पहले तो इनको सवाल इस दोस्त से करना चाहिए कि भाई तुम क्या चाहते हो, और आया कि वो अब इनकी अगली कोई नई चाल क्या होगी इनके ख़िलाफ़ है, इनके हक़ में, उस पर किस हद तक ये जो है वो तकिया कर सकते हैं। लिहाजा ये मुझे इस सबसे पहले तो ये एक बड़ी कन्फ्यूजन ज़ाती तौर पे लगती है कि एक ऐसा मुल्क जिन्होंने चंद ही माह पहले इनके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की, एक रिजीम चेंज का ऑपरेशन पाकिस्तान में किया, और जब वो हो गया और नई हुकूमत आ गई, नए इलेक्शंस हो गए, तो अब वही मुल्क जो है वो कहता है कि ये गलत हुए। तो ये एक तजाद है, और मेरे ख्याल में इनकी जमात को इस तजाद का। जी, दूसरी बात ये है कि आपने पूछा आपका मौक़िफ़ क्या है। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि जब भी इलेक्शंस होंगे पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उसका हिस्सा बनेगी। इस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतालबा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये कहा है आज चेयरमैन ने हमारे कि अगर इलेक्शंस होंगे तो जाहिर है कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। हम इलेक्शन से भागने या फरार का रास्ता इख्तियार नहीं करते। ये हो गई हमारी ऑफिशियल आपके ख्याल में लेकिन अब सार आलम साहब, अब मैं आपसे एक सियासी वर्कर के तौर पे सवाल करती हूँ, तो अगर ये अदम इस्तेहकाम नए इलेक्शन से ख़त्म हो सकता है तो क्या ख्याल है आपका पीपल्स पार्टी का?
पीपल्स पार्टी का ख्याल तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे भी हालात हो इलेक्शन तो लड़ेंगे, मैदान में दौड़ेंगे। वो अलग बात है कि उसके बाद क्या बनता है, अदम इस्तेहकाम होता है, इस्तेहकाम आता है। लेकिन जो अभी हमने हालात देखे हैं, आप क्या समझते हैं कि दोबारा इलेक्शन जो है आपको कोई फौरी तौर पे नज़र आते हैं? ख़ुद आप माशाल्लाह इस मुल्क के एक बड़े जय्यद जर्नलिस्ट हैं, क्या आप देखते हैं कि इन हालात में दोबारा इलेक्शन होंगे? और अगर होंगे तो क्या गारंटी है कि उसका भी यही अंजाम नहीं होगा जो इन इलेक्शंस का हुआ है? क्या ऐसी ये गारंटी जय्यद जर्नलिस्ट के पास तो नहीं है, किसी और के पास हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बैरिस्टर अकील साहब, आपके पास है कि जेन्युइन गारंटी? अच्छा, मैं अकील मलिक साहब से पूछता हूँ कि उनके पास है कि नहीं है, कि अगर इलेक्शन दोबारा हुए तो क्या इस्तेहकाम आ सकेगा, इसकी कोई गारंटी है? देखिए, ये इलेक्शन बार बार की उसकी डिमांड करना जिस तरह पीटीआई कर रही है, दीगर पार्टीज कर रही हैं, जेयूआई ने भी किया माजरत के साथ मुझे समझ नहीं आती। नहीं, जेयूआईएफ हमारी इत्तेहादी नहीं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट जरूर किया है एक दो दफा। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट्स के मामले पे सपोर्ट हुआ है, लेकिन वो क्योंकि रिजर्व सीट्स के बेनिफिशियरी वो खुद भी हैं, तो इसलिए उन्होंने वो सपोर्ट कर दिया और उन्होंने अपना मौक़िफ़ वो लिया। लेकिन जहाँ पे मेन तो जो पार्टी डिमांड कर रही है बार बार इलेक्शन की, इस पार्टी से आप क्या तवक्को रखते हैं, जो कि पार्टी ओवरनाइट जो है पार्लियामेंट को असम्बलियाँ तहलील करके तो जो है वो चले जाते हैं। इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को और इस पूरे असेंबली तहलील करना आइन में बिल्कुल है, इजाजत है, गुंजाइश है, लेकिन किसी की विम्स और विशेस पे तो नहीं हो सकता ना। मतलब अगर वाकई कोई ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनडू कर दिया था। देखें, मैं यही कह रहा हूं कि फिर किसने सफर किया? पाकिस्तान की डेमोक्रेसी ने सफर किया ना। आपके सूबों में हुकूमत नहीं थी, आपकी भी गलती, आपके सूबों में हुकूमत नहीं थी, तो उसमें इशू ये है कि ये अब इलेक्शन हुए 4 महीने हुए हैं, अब ये कहते हैं कि अभी तो इलेक्शन पिटीशंस का भी फैसला नहीं हुआ। कोई ऐसा एक एग्जांपल हमें बता दें कि इलेक्शन पिटीशंस के ऊपर कोई ऐसे, वो जो 35 पंचर वाला नारा लगाया था और वो कहते थे कि 35 पंचर, और उसके बाद फिर ये इस पूरे तजर्बे का जो हमने देखा, जो तजर्बा हुआ बानी पीटीआई वाला, तो मैं अभी ये इस बात का कायल बजाते खुद नहीं हूँ। पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी फ्रैजाइल है, अभी अल्लाह अल्लाह करके जो है थोड़ी बहुत गाड़ी पटरी पे चढ़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी तो पटरी पे चढ़ गई है, लोग पटरी के ऊपर लेट गए हैं। ये मैं बताऊं, खुदकुशी करने के लिए ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे कल इस्लामाबाद में जलसा होना था पीटीआई का, जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज पिटीशन का फैसला भी हुआ। और अब अहलियान तरनौल, जहाँ पे ये जलसा होना था, उन्होंने एक दरख्वास्त दी है चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद को कि ये हमारी जगह पे जलसा हो रहा है, हमारे घर करीब हैं, यहाँ पे मुहर्रम का महीना है, ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा, और मुहर्रम के महीने में यहाँ पे साउंड सिस्टम पे म्यूज़िक बजाया जाएगा, डांस किए जाएंगे, इसलिए जलसा यहाँ पे ना किया जाए, कहीं और किया जाए। उस पर देखते हैं चीफ़ कमिश्नर साहब क्या फ़ैसला करते हैं, और हुमायूं मोहम्मद साहब से पूछेंगे कि अब वो क्या करेंगे। ये मैं कुछ मैसेजेस आ रहे हैं प्रोग्राम के हवाले से, वो सवालात अकील मलिक साहब के लिए, लेकिन बाद में पूछता हूँ। पहले हुमायूं मोहम्मद साहब आप बताइएगा कि अभी हमें इतला आई है कि कमिश्नर इस्लामाबाद ने आपका जलसा कल का मनसूख कर दिया, एनओसी मनसूख कर दिया, क्योंकि अमन अमान की वजह से मुहर्रम हराम के हवाले से उन्होंने सोचा है कि ये जलसा करना या मुनासिब नहीं है। वो ये तो नहीं लिख सकते थे ना, हमें डर लगा हुआ है, इसलिए हम ये जलसा नहीं कर सकते। पीटीआई से डर लगा हुआ है तो हम पीटीआई को पावर शो हम नहीं करने देंगे, क्योंकि हमें डर लगा हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, असेंबलीज में हम पावर शो करें। देखिए, अवाम की पावर शो, वो तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अवाम के, तो एक ही बात हम नहीं, बहुत फर्क है सर जी, बहुत फर्क है। अब मैं बात, जलसे से फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है जी, बहुत। मैं आपको बता देता हूँ, आज इमरान खान को आप लोगों ने रिहा कर दिया ना, बनी गाला पहुंचने से पहले, अगर वो बाय रोड बनी गाला गए, बनी गाला पहुंचने से पहले ये हुकूमत गई। अच्छा, डेफिनेटली, ठीक है। ये एक भी चीज़ है, मैं एक चीज़ है। इससे पहले आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि हंसने तो दे मुझे थोड़ा। नहीं, मैं खैर है, आप अभी आपके हंसने के दिन है, आगे भी हो जाएगा। लेकिन देखिए, इस तरह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एजुकेशन के लिहाज से अल्टरनेटिव लर्निंग पाथवेज 327 बनाए, उसमें 11,000 एडमिशन हुई हैं। 150 स्कूल डबल शिफ्ट पे हुए, उसमें तकरीबन 10,000 एडमिशन हुई हैं। अर्ली चाइल्ड क्लासरूम्स 500 एक्स्ट्रा बनाए हैं। गर्ल्स के 378 कम्युनिटी स्कूल्स बनाए, जिनमें 21,618, टोटल 50,000 न्यू एडमिशन हुए हैं इन 3 महीनों के अंदर।
50,000 जी सिर्फ? मैं आपको फिक्र, अच्छा ठीक है, 3 महीनों में आप ये कर लेना। अच्छा उसके 11 साल में एक यूनिवर्सिटी बता दें सर। देखिए एक बात बता देता हूँ, आप हम लोग यूनिवर्सिटी के चक्रों में पड़े हुए हैं। हॉस्पिटल बता दें, हम यूनिवर्सिटी के चक्रों में पड़े हॉस्पिटल बना, आप बेसिक हेल्थ यूनिट्स को बेहतर करें ना, आप बेसिक हेल्थ यूनिट को करें, आप हॉस्पिटल के सिस्टम्स को बेहतर करें। हॉस्पिटल बनाने से आपको पता है ये पेम्स पड़ा हुआ है ये साथ में, आपको पता है यहाँ पे एडमिशन का क्या हाल है, आपको पता है बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। देखिए इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप मुख्तलिफ हैं, बेहतर है उसकी बजाय। अब्सार साहब मेरा काम ये होगा, बजाय में एक नया हॉस्पिटल बनाऊं, मैं सबसे पहले इस पिम को मैं फंक्शनल करूंगा 100%। ठीक है, जब तक देखिए आपका ये स्टूडियो है, इस तक के 4 स्टूडियो बना दूं और मेरे पास एंकर एक ही हो। बिल्कुल सही बात। अच्छा ये आपका बजट है लेटेस्ट, गवर्नर हाउस के लिए 41 करोड़ 57 लाख थे पिछले साल, अब आपने बढ़ा के कर दिया 50 करोड़ 76 लाख सिर्फ एक गवर्नर हाउस का खर्चा। मैं समझता हूँ नहीं करने चाहिए। तो क्यों किया? मैं देखिए मेरे लिहाज से आप मुझसे पूछे ना, आप मुझसे पूछे, देखिए आप मुझसे पूछे 50 करोड़ में एक गवर्नर वहां बैठा हुआ। देखिए इट्स नॉट ओनली वन गवर्नर, पूरा अमला होता है, उनकी तनख्वाहें होती है, इसमें 90% तो तनख्वाहें होंगी। इतने अमले की जरूरत क्या है इस गुर्बत में? आई टोटली एग्री, इनको मैंने पूछा, आई टोटली एग्री, I cannot defend this thing. करे काम, तो करे काम, कहीं काम करवाएंगे। मैं आपके उस लिहाज से कहता हूं, मेरे अगर आप पूछे ना इस बजट में क्या खराबी है, इस बजट में अगर हम अर्जेंटीना की मिसाल ले ले, जहां पे हावियर मिली आया हुआ है, उसने 7 महीनों में अपनी इन्फ्लेशन 25,000 या 5 से 4.2 किया। पता है कैसे? उसने अपने अखराजात को ड्रास्टिकली किए हैं। आई विश कि हमारे यहाँ भी पलविशा ये बताइएगा अखराजात को ड्रास्टिकली कैसे नीचे लाएं। आपका गवर्नर है फैसल करीम कुंडी साहब, उनके बारे में खबर आई पहले कि उन्होंने जी अपना घर जो है ज़ाती उसको डिक्लेयर कर दिया है कैंप ऑफिस, और वो सारा 50 इसका करोड़ रुपया इसका खर्चा है सालाना। तो आपको तो चाहिए था कम से कम आप भी कोई बेहतरी लाती, आप भी वैसे ही, मतलब पीपल्स पार्टी। देखिए जी बात दरअसल ये है कि कैंप ऑफिस तो जो है गवर्नर्स के भी होते हैं और सदूर के भी होते हैं, बाकी अहम मुद्दों की भी होते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या आप ये फैसल साहब को अगर लाइन पे ले लें और उनसे पूछिए कि क्या इसको घर को कन्वर्ट करने से आपने 50 करोड़ रुपया एक घर की कोई लग सकता है एक साल में, एक जो आम आदमी का घर होता है। लिहाजा ये तो एक जो प्रोविज़न है और जो सिक्योरिटी के हालात हैं उसके हवाले से कैंप ऑफिस डिक्लेयर करना जो है उसके अपने जो है वो ज़रूरत होती है। लेकिन बहरहाल इस मुल्क में सिर्फ फैसल करीम कुंडी गवर्नर नहीं है, इस मुल्क में और भी गवर्नर हैं। आप जहाँ तक जनरली बात कर रहे हैं, सदर हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, ठीक कह रही हैं आप, यही तो मसला अवाम यही तो कहते हैं हम। लेकिन जनरली आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि न सिर्फ के अखराजात कट होने चाहिए बल्कि अब हमें अपनी ये जो बिजली के मसाइल हैं इनका कोई देर पा हल निकालना है। अब आइंदा आने वाली सियासत जो इस मुल्क की है वो इस मुल्क की बिजली के मसाइल से लिंक्ड है, और अगर पावर टैरिफ इसी तरह बढ़ते रहे तो किसी भी हुकूमत के लिए जो है इस मुल्क में सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं। अकील साहब आखिरी जवाब दे दें, आपके इतने ये इश्तहारात पे आपने 64 करोड़ रुपया पंजाब में पहले 55 करोड़ उससे भी पहले, कैसे ये सारा कुछ आप इतना पैसा लगा रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे? देखें जो अच्छा काम हो रहा है उसकी तशहीर भी होनी चाहिए। इनके टाइम पे भी तशहीर होती रही, इन्हीं एक्टर्स को, इन्हीं पर्सनालिटीज़ को इनकी गवर्नमेंट ने अब यूज़ उस टाइम किया, तो अब हमारे ऊपर जो है ये तनकीद करते हैं कि आप जो है ये अच्छे इश्तिहारात करने। मैं समझता हूँ अच्छे काम की तशहीर होनी चाहिए, और जनरली जो है उसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर कोई इश्तिहारात आ रहे हैं, और ऑब्वियसली मीडिया, अब मेरे ख्याल से आपको तो ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए इस चीज को। नहीं ये देखें इस चीज को मीडिया पर्संस को तो जो है वो ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए आज के दिन में। कैन नॉट जस्टिफाई, और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये लोग कर रहे थे, इसका मतलब है आप भेड़ चाल चलते हैं, आप अपने दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। थैंक यू वेरी मच। तमाम मेहमानों का इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज़।